Bhavna Sani, the founder of Futuristic Academy, and I'm back with a new video for class 10th SST. And in this video, we are doing economics ka chapter 1, part 2, development. All right, and just abhi tak part 1 nahi dekha, kindly see it. The link is in the description box. So let's get started to this one. So in this video we are doing these topic वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं. ये आपको बुक में एक केस स्टडी में मिलेगा टॉपिक, वैसे नहीं मिलेगा बुक में. ऑल राइट, एंड उसके अलावा वी आर स्टार्टिंग अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. All right, so let's get started with the first topic, and our first topic talks about the World Development Report. अब World Development Report को कौन लॉन्च करता है? It is launched by World Bank. तो हमेशा याद रखना, अगर मैं World Development Report की बात कर रही हूँ तो World Development Report को लॉन्च करता है World Bank. और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि एक डेवलप कंट्री वो ही है इफ इट इज अर्निंग $49,300 पर एनम and above मतलब इससे ज्यादा. If the per capita income of the country is 49,300 per annum or more, that means that country is developed. तो हम उसको rich nation कहेंगे. अगर मैं डेवलपिंग कंट्री की बात करूं तो इट शुड बी बिटवीन $2,500 to $49,300 पर एनम. तो वो कंट्री डेवलपिंग कंट्री कहलाएगी. And वो country which is earning less than $2,500 per annum, that would be considered as the not developed country and a poor nation. तो basically इस तरीके से categorize करी जा रही है developed country, developing country and not developed country. अब हम इस तरीके से तो देख लेंगे कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, डेवलपिंग है और नॉट डेवलप्ड है, बट इससे क्या इन तीनों से या फिर हम पर कैपिटा इनकम से क्या हमें कंट्री का लिटरेसी रेट पता लग रहा है? क्या हमें कंट्री का लिटरेसी रेट पता लग रहा है? नो. क्या इससे हमें रिच और पुअर के गैप का डिफरेंस पता चल रहा है कि कितने रिच हैं कितने पुअर है? नो. क्या इससे हमें अपनी कंट्री का हेल्थ स्टेटस पता लग रहा है? नो. So we can say that per capita income is not enough to find out whether the country is developed or not. क्योंकि per capita income से हम यही देख सकते हैं कि हमारे नेशन में कितना लोग क्या अर्न कर रहे हैं. हम ये नहीं देख सकते कि एक पर्टिकुलर पर्सन कितना अर्न कर सकता है, ओवरऑल लोग कितना अर्न कर सकते हैं. हम ये देखते हैं पर कैपिटा इनकम से. एक पर्सन की इनकम नहीं देखी जा सकती. हो सकता है एक पर्सन बहुत ज्यादा कमा रहा हो, एक पर्सन बहुत कम दिखा रहा हो, तो हमें पुअर और रिच का गैप नहीं पता लगता है. हमें बेसिकली पर कैपिटा इनकम से लिटरेसी रेट नहीं पता लगता है. हमें पर कैपिटा इनकम से कंट्री की हेल्थ स्टेटस का नहीं पता कर लगता है. सो वी कैन से दैट पर कैपिटा इनकम इज नॉट इनफ टू फाइंड out whether the country is developed or not. तो वर्ल्ड बैंक ने कहा था एक मेथड है पर कैपिटा इनकम टू फाइंड आउट whether the country is developed or not. और ये पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वी कैन करेक्टराइज और वी कैन जस्ट कैटेगराइज कि कौन सी डेवलप्ड है, कौन सी नॉट डेवलप्ड है और कौन सी डेवलपिंग कंट्री है. ठीक है. अब लिमिटेशन क्या था इस क्राइटेरिया का? 2019 का स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड कहता है इंडिया का कि लो मिडिल क्लास विद पर कैपिटा इनकम इज 6,700 पर एनम. अगर मैं सिर्फ लो मिडिल क्लास की बात करूं तो दे आर अर्निंग $6,700 पर एनम. तो बेसिकली इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हमें इनकम गैप्स का नहीं पता लग रहा है, रिच और पुअर का गैप का नहीं पता लग रहा है. ये जो पर कैपिटा इनकम है इसमें से कुछ लोग काफी ज्यादा अर्न कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही कम अर्न कर रहे हैं. सो हमें पुअर और रिच का नहीं पता लग रहा है कि कितने पुअर है कितने रिच है, उनका गैप बढ़ता ही जा रहा है. इससे हमें नंबर ऑफ पुअर्स नहीं पता लग रहे कंट्री में कितने, एंड बाकी जो वेलफेयर रिस्पेक्ट है कंट्री की वो हमें इसमें नहीं पता लग रही. अब एस्पेक्ट्स बाकी वेलफेयर के एस्पेक्ट क्या? लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस, नेट अटेंडेंस रेशियो. अगर मैं हेल्थ स्टेटस की बात करूं तो बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सब आता है इसमें. ठीक है. तो हमें पर कैपिटा इनकम से इन चीजों का नहीं पता लग रहा, तो ये इसकी लिमिटेशन है. तो इसी वजह से वर्ल्ड बैंक ने जो कहा था कि हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम से कंट्री को चेक कर सकते हैं वो डेवलप है या नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता. पर कैपिटा इनकम के अलावा हमें कुछ और चीजें
काउंट करनी पड़ती है, कुछ और चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो फिर यूएनडीपी आया था बीच में। यूएनडीपी ने कहा था कि ठीक है, पर कैपिटा इनकम इज गुड वे टू मेजर द डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कंट्री और नॉट डेवलप कंट्री। ये एक सही तरीका है चेक करने का कि डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है, या डेवलपिंग है। पर इसके अलावा बाकी एस्पेक्ट्स भी हमें चेक करने पड़ेंगे, यूएनडीपी ने ये कहा था। और यूएनडीपी ने और भी एस्पेक्ट बताए थे कि हम कैसे चेक करेंगे वेदर द कंट्री इज डेवलप्ड और नॉट डेवलप्ड। ठीक है, तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और यूएनडीपी क्या पब्लिश करता है? एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कंट्रीज को कंपेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल लेवल एंड ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ स्टेटस। तो बेसिकली यूएनडीपी ने कहा था कि हम जो डेवलपमेंट है मेजर करेंगे पर कैपिटा इनकम से करेंगे मेजर, उसके अलावा हम एजुकेशनल स्टेटस और हेल्थ स्टेटस भी देखेंगे कंट्री का, टू चेक वेदर द कंट्री इज डेवलप्ड और नॉट। ठीक है, तो अगर मैं इंडिविजुअल पर्सन की बात करूं तो हम देखते हैं कि भाई पर कैपिटा इनकम अच्छी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और उसके अलावा उसको बेसिकली पूरे नेशन की चेक करूं तो पर कैपिटा इनकम होना चाहिए, हेल्थ स्टेटस और एजुकेशन स्टेटस देखा जाता है। अगर हम बेसिकली यहाँ पे मैं एक और बार बताती हूँ, डेवलपमेंट की बात करें तो अगर मैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करूं तो बेटर पर कैपिटा इनकम, जॉब सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, गुड हेल्थ स्टेटस, गुड एजुकेशनल स्टेटस, ये देखा जाता है। और अगर पूरे नेशन की बात करूं तो सिर्फ 3 चीजें देखी जाएगी टू मेजर वेदर द कंट्री इज डेवलप और नॉट। और वो 3 चीजें क्या है? पर कैपिटा इनकम, हेल्थ स्टेटस एंड द एजुकेशन स्टेटस। ऑल राइट, then moving towards the next slide, our next slide talks about the income and other criteria only. अब बेसिकली हेल्थ स्टेटस में हम क्या चेक करेंगे? पर कैपिटा इनकम तो आपको मैं वर्ल्ड बैंक में बता चुकी हूँ कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पिछले क्लास में, पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पर कैपिटा इनकम की जगह आता है हेल्थ स्टेटस और एजुकेशनल लेवल। अब हेल्थ स्टेटस में हम क्या क्या देखेंगे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? लोगों को ज्यादा टाइम तक जीना चाहिए या कम टाइम तक? ऑब्वियसली ज्यादा टाइम तक, तो ये हाई होना चाहिए। ठीक है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट क्या होता है? छोटा बच्चा, 1 साल से छोटा बच्चा। अब जब 1 साल से छोटा बच्चा मर जाता है वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में आता है। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हाई होना चाहिए हमारी कंट्री का या लो होना चाहिए? ऑब्वियसली लो होना चाहिए, तभी तो हेल्थ स्टेटस देखा जाएगा। बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब भी देखा जाना चाहिए। समझ आया? तो बर्थ रेट भी लो होना चाहिए ताकि पॉपुलेशन ज्यादा ना बढ़े, डेथ रेट भी लो होना चाहिए। समझ गए? सो अगर मैं, और इसके अलावा मैं एजुकेशनल स्टेटस की बात करूं तो लिटरेसी रेट चेक किया जाता है, नेट एनरोलमेंट रेशियो चेक किया जाता है और नेट अटेंडेंस रेशियो चेक किया जाता है। लिटरेसी रेट पता है कि आप कितने लोग पढ़े लिखे हैं, एनरोलमेंट रेशियो कितने लोग एडमिशन दे रहे हैं, अटेंडेंस रेशियो कितने लोग रेगुलरली स्कूल को आ रहे हैं, और ये तीनों चीजें हमेशा हाई होनी चाहिए। समझ गए? तो पर कैपिटा इनकम, हेल्थ स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस तीनों देखे जाएगी टू चेक वेदर द कंट्री इज डेवलप और नॉट, और तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली इट शुड ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो ये 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा। अगर ये 0 या 0.1 होता है तो नेशन इज नॉट डेवलप्ड। ये अगर 0.2 से 0.8 तक होता है दैट इट इज अ डेवलपिंग नेशन। ऑल राइट, और अगर ये 0.9 से 1 के बीच में होता है इट इज कॉल्ड अ डेवलप्ड नेशन। और मैं इंडिया के लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट की बात करूं तो इट इज 67 ईयर्स, ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने कहा था पर कैपिटा इनकम, हेल्थ स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करो। द आंसर शुड ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो 0.1 या 0 हुआ तो नेशन नॉट डेवलप्ड, 0.2 से 0.8 के बीच में हुआ तो डेवलपिंग नेशन, 0.9 से 1 के बीच में हुआ तो डेवलप्ड नेशन। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है हमारा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है 67 ईयर्स। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को ये भी समझ आया। देन अब मैं न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट में ये देखा जाता है अ पर्सन इज मैल नरिश्ड इफ ही कंज्यूम लेस देन 2100 कैलोरीज पर डे इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में अगर पर्सन इज कंज्यूमिंग लेस देन 2100 कैलोरी पर डे देन ही इज कंसिडर्ड एज मैल नरिश्ड। यही मैं रूरल एरिया की बात करूँ तो
if a person is consuming less than 2400 calories per day. तो रूरल एरिया में लोगों को ज़्यादा कैलोरीज क्यों कंज्यूम करनी पड़ती है? क्योंकि वहाँ पे लेबर वर्क ज़्यादा है, इसलिए। अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूँ, अर्बन एरिया में अगर एक इंसान 2100 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहा है, ही इज malnourished। और रूरल एरिया की बात करूँ तो इफ द पर्सन इज कंज्यूमिंग लेस देन 2400 कैलोरीज, ही इज malnourished। How will you get to know that someone's nutrition level? किसी का न्यूट्रिशन लेवल कैसे पता लगता है? थ्रू BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो हम BMI कैसे मेजर करेंगे? BMI हम मेजर करेंगे वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर लेके। वेट हमें केजी में लेना है, हाइट हमें मीटर में लेनी है, इससे हमें पर्सन का BMI पता लग जाएगा। एंड इफ BMI लाइज बिटवीन 18.5 एंड 25, अगर 18.5 और 25 के बीच में BMI है, दैट मीन्स द पर्सन इज फिट। इफ द BMI लाइज less than 18.5, the person is malnourished। and if the BMI is more than 25%, weight overweight है, और अगर BMI 28 से भी ज्यादा है तो person obese की कैटेगरी में आता है। ऑल राइट, तो आई होप आप लोगों को BMI भी समझ आ गया। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस चैप्टर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आर प्रेजेंट, हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अपनी रिसोर्सेज को बचा के रखे रहे हैं। ऑल राइट, सो प्रोग्रेस इन यूजिंग इनोवेटिव रिसोर्सेज और यूजिंग रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो हमारी प्रेजेंट में भी कुछ खराब नहीं हो रहा, प्रेजेंट में भी हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें ओवर यूज़ नहीं करना है ताकि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना करें। All right, there are two types of resources, one is renewable resources and the other one is non-renewable resources। अगर मैं renewable resources की बात करूँ तो renewable resources को हम replenishable resources भी कहते हैं। One of the example of replenishable resources is groundwater and it is found that in water table below and continuously decreasing। तो जो ground water है, नीचे जमीन के नीचे जो water table है वहाँ पे हमें मिलता है, it is a fresh water and it is continuously decreasing। और इसका reason क्या डिक्रीज होने का? हम इरिगेशन में यूज कर रहे हैं, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड वाटर, तो उसका जो वाटर टेबल लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है और आने वाले टाइम पे वाटर स्कैसिटी होने के बहुत ज़्यादा % चांसेस है, 90% चांसेस है। ऑल राइट, तो हम बेसिकली ये वाटर टेबल का पानी सबसे ज़्यादा ओवर यूज कहाँ हो रहा है? यूपी में, पंजाब एंड डेक्कन प्लेट्यू में। तो हमें इसका ओवर यूज को कम करना पड़ेगा बिकॉज वी आर यूजिंग इट फॉर आवर ग्रीड। हम अपनी नीड के लिए नहीं, हम अपनी ग्रीड के लिए यूज कर रहे हैं और इससे हमारी फ्यूचर की नीड्स कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना पड़ेगा, राइट। सो बेसिकली इट इज रिप्लेनिश्ड ओवर टाइम नेचुरली। ये जो ग्राउंड वाटर है वो नेचुरली रिन्यू होता है, ठीक है, इट इज, बट जितना टाइम लेता है ना रिन्यू होने में, जितने टाइम में थोड़ा सा वो रिन्यू होता है, हम उससे ज्यादा उसको यूज कर रहे हैं, वी आर ओवर यूजिंग इट। ऑल राइट, सो ड्यू टू ओवर यूसेज वाटर इज बीइंग यूज्ड मोर देन इट इज रिप्लेनिश्ड। मतलब जितना वो रिन्यू हो रहा है उससे ज्यादा हम उसको यूज कर रहे हैं, दैट इज वाई उसकी स्कैसिटी होती जा रही है। ऑल राइट, दैट इज वाई इट इज डिक्रीजिंग एंड इट इज डिप्लीटिंग। फिर हम आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, इसको हम नॉन रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं और इसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। सो इट कांट बी रिन्यूड, इसको हम रिन्यू नहीं कर सकते इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कम से कम इसको 43 ईयर्स लगते हैं रिन्यू होने में अकॉर्डिंग टू द स्टडी, और 43 ईयर में भी कुछ ही, बिल्कुल थोड़ा सा ही रिन्यू होता है, ठीक है। तो जितने भी पावरफुल नेशन है, ठीक है, विद नो क्रूड ऑयल, वो क्या करते हैं? मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को यूज करते हैं एंड डोमिनेट द लेस पावरफुल कंट्री एंड बेसिकली इट लीड्स टू वॉर। एंड वन ऑफ द एग्जांपल इज वॉर बिटवीन USA एंड इराक। क्लियर? सो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में समझ आया डिफरेंस? बेसिकली मैं फिर से बता देती हूँ, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में भी चीज़ें की स्कैसिटी इसलिए हो रही है बिकॉज जितना वो रिन्यू होता है उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ऑल राइट, फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Does the above two situation of groundwater and crude oil depict sustainable development? तो जो अभी आपने सिचुएशन देखी ग्राउंड वाटर की और क्रूड ऑयल की, तो क्या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट कर रहे हैं? इससे पता लग रहा है? सो द आंसर इज नो।
कि जो हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो कन्वर्ट हो रही है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि उसका रेट ऑफ यूसेज बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू द रेट ऑफ रिन्यूइंग। तो रेट ऑफ रिन्यूइंग बहुत कम है एंड रेट ऑफ यूसेज बहुत ज़्यादा है। एंड आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो। सो दैट इज इट फॉर टुडे, एंड इफ you like my video, do not forget to subscribe my channel, do not forget to ring the bell icon for the notification of my upcoming videos, and yes, do not forget to contact us on the number given below if you need online and offline classes, and you can reach us out on Instagram, Facebook and Telegram for the notes of these chapter. So I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.